हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एन आई एस में का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जो फॉर्म हुआ है, जिसका नाम दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो उसको क्या बोला गया है, I2U2। I2, दो आई, यानी कि एक इजराइल और इंडिया। U2, यू फॉर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यू फॉर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चार देश मिलकर एक I2U2 का फॉर्मेशन किए हैं, I2U2। इसे वेस्ट क्वाड भी बोला जा रहा है, वेस्ट क्वाड, यानी कि वेस्ट एशिया का क्वाड। जैसे मेन क्वाड में कितने कंट्री हैं, चार कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। तो इस तरह ये वेस्ट का क्वाड बना। तो ये क्वाड क्यों बना, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, हम लोग इंडिया को सेंटर में रख के देखेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, और फिर वर्ल्ड को क्या फायदा होगा, I2U2 का क्या चैलेंजेज है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो I2U2 जो है, ये ग्रुपिंग कॉन्सेप्चुलाइज कब हुआ था, इस एक्चुअली में ये अभी आज ऑल ऑफ सडन नहीं बना है। ये सारे फॉरेन मिनिस्टर का मीट जो हुआ था 2021 में, ये 2021 में ही इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, इसको फॉर्म करने के लिए एजेंडा तैयार किया गया था। और उसमें इसका नाम दिया गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका क्या नाम था, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2021 में। इसका मेन एम क्या था, जो हम लोग का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, कॉमन एरिया, जिसमें सब लोग जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सारा चीज को एक साथ डेवलप करना, म्यूचुअल इंटरेस्ट जिसमें है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, और हमारा जो रिस्पेक्टिव रीजन और उसके बियॉन्ड, उसके बाहर, यानी कि जैसे वेस्ट एशिया में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर ये सारे कंट्री कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है लेटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें। तो अपने रीजन, आवर रिस्पेक्टिव रीजन और उसके बियॉन्ड हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, ये सारा इसका मेन एम था। ये I2U2 जब फॉर्म हुआ तो इसका मेन एम क्या था, इसमें 6 म्यूचुअली आइडेंटिफाइड एरिया को डिफाइन किया गया कि हम लोग जो है आपस में मिलकर ये 6 एरिया जो है इस पे डेवलपमेंट करेंगे। ये हमारा म्यूचुअल एरिया होगा, ये सब मिलकर, चारों देश आपस में मिलकर म्यूचुअली ये 6 एरिया को आइडेंटिफाई किया कि ये चारों एरिया हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहला, वाटर। वाटर स्कार्सिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगभग ऐसा रिपोर्ट है कि 2/3 जो 2040 तक 2/3 पॉपुलेशन जो है दुनिया का, वहां पे वाटर स्कार्सिटी होगा, पानी की बहुत ज्यादा कमी होगा, और गल्फ कंट्री में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसलिए दूसरा क्या है, एनर्जी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं पेट्रोलियम या कोयल, ये सब का कितना ज्यादा क्राइसिस होते जा रहा है। तो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ना, सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, जो भी सस्टेनेबल एनर्जी है उस तरफ हम लोग करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग आपस में म्यूचुअल डेवलपमेंट करें। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो इंडिया और यूएस दोनों बहुत आगे है। तो इन लोग किसको हेल्प करेंगे, इजराइल एंड यूएई को। यूएई अभी हाल ही में अपना पहला स्पेस जो है, स्पेस ये अपना पहला जो सैटेलाइट है वो छोड़ा था। फिर वो मार्स पे जाने की भी वो तैयारी कर रहा है, जिसका उसका नाम क्या है, होप मिशन। तो ये सारा कुछ यहाँ पे, फिर उसके बाद हेल्थ इंफ्रा पे, हेल्थ पे काम करने का, और फूड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा गया है, फूड सिक्योरिटी। कि अभी जैसे रसिया यूक्रेन वार के कारण क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस हो गया है, और भी ऐसे ही फूड क्राइसिस चल रहा है। तो ये सब जैसे गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस चल रहा है, तालिबान के कारण अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस हो रहा है। तो ये सब के कारण यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी पे काम करेंगे। जैसे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे पास जमीन क्या है, लिमिटेड है। हम उसको, हम लोग क्या है उसको इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा यूज कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर का जो जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा फूड सिक्योरिटी जो है वो फूड क्राइसिस में बदल रहा है, फूड डेफिसिट हो रहा है। तो इस पे काम करने के लिए बोला गया है। तो ये क्या करेंगे लोग, प्राइवेट सेक्टर को ही मोबिलाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल्स और उनके एक्सपर्टाइज को यहाँ पे मॉडर्नाइज करेंगे, इंफ्रा को मॉडर्नाइज करेंगे। लो कार्बन डेवलपमेंट मीन्स कार्बन सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगा ज्यादा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपली एक स्टेट वे में क्या बोला जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और उसमें सबको अच्छा हेल्थ, जैसे पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी।
ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये सब मेजर एम है I2U2 का। अब हम लोग देखते हैं I2U2 का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों I2U2 इतना I2U2 जो है इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो जैसे कि ये जो है ये रिवाइव कर रहा है क्या ग्लोबल अलायंस और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को। ये जैसे क्या हुआ था, वेस्ट एशिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। जैसे अगर याद होगा तो इजराइल से कोई भी गल्फ कंट्री जो है वो कोई दोस्ती नहीं रखा था। इवन कि सबसे पहला जो अगर कोई गल्फ कंट्री इजराइल से रिलेशन क्रिएट किया था तो वो 1978 में जब क्या हुआ था, कैंप डेविड एकॉर्ड। कैंप डेविड एकॉर्ड होने के बाद पहला कंट्री जो गल्फ कंट्री इजिप्ट है जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया था। इसी सब के कारण इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से कब स्टार्ट हुआ है, 1992 में ऑफिशियली। क्योंकि जितने जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इजराइल के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो फलस्तीन पे कब्जा बोला था, वो फलस्तीन पे कब्जा कर लिया। ऑटोमन अंपायर, अपने हिस्ट्री देखते हैं कि ऑटोमन अंपायर का है, ये फलस्तीन का है, यहाँ पे लोग गलत वे में रह रहे हैं। और उसके बाद इंडिया का और क्या रीजन था, इंडिया टू नेशन थ्योरी को, अगर इंडिया टू नेशन थ्योरी को यहाँ पे ओके कर देगा तो सबसे बड़ा इशू क्या हो जाएगा। अगर आप इजराइल फलस्तीन के मामले में टू नेशन थ्योरी आप ये बोल रहे हो तो फिर पाकिस्तान के ऊपर आप क्यों नहीं टू नेशन थ्योरी बोल सकते हो, पाकिस्तान भी इसी बेसिस पे है। तो ये सब बहुत कुछ इशू था, लेकिन जैसे जैसे गल्फ कंट्री जो है उनका रिलेशन यहाँ पे बढ़ता गया इजराइल के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे गल्फ कंट्री इनडायरेक्ट रिलेशन, उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। और इंडिया पहले क्या होता था इंडिया का, कि जब वो कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल जा रहा है या कोई मिनिस्टर से इजराइल जा रहे हैं तो वो पैलेस्तीन जरूर जाते थे, ये ऐसा होता। लेकिन इस बार क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस बार जैसे मोदी जी इजराइल गए थे तो वो पैलेस्तीन नहीं गए। तो अब इंडिया का पॉलिसी भी इसमें चेंज हो रहा है और नए नए अलायंस आएंगे। जैसे ये जो I2U2 जो है इसे अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो सबसे बड़ा इसका बैकग्राउंड क्या है, अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएटर में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, किसके बीच में, इजराइल एंड UAE के बीच में। और इसमें तीसरा कंट्री कौन था, बहरेन। ये तीन के बीच में क्या हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड। तो इससे क्या हुआ, अब नए नए कंट्रीज भी आ सकते हैं यहाँ पे, नए नए अलायंसेज, मतलब जैसे अब हो सकता है सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया। तो ये सभी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, या मान लो कि I2U2 प्लस, या इसमें और भी नए नए एग्जिस्ट हो सकते हैं। और इसको हम लोग ज्यादा बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सकता, हो सकता है इसमें सेंट्रल एशिया को भी ऐड किया जाए, यूरोपियन स्टेट को भी ऐड किया जाए। तो ये सारा कुछ है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कंट्री को सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करे, जैसे कि वो सारे जो वहाँ पे जो समुद्री लुटेरे सब हैं उनको कंट्रोल करेगा, आपका पर्शियन गल्फ हुआ, रेड सी हुआ, ये सब जगह पे फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन इससे होगा। और जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल का टेक्नोलॉजी ऑसम है, बहुत अच्छा है, तो वो इसको एक्सपेंशन करेगा। सारा टेक्नोलॉजी जो नेशन का है वो अपने जो भी नेशन टेक्नोलॉजी का हब है वो दूसरे नेशन को शेयर करेगा, तो इससे एक दूसरे कंट्री में बहुत फायदा होगा। इंडिया जो है वो ज्वाइन किया है US UAE इजराइल को, जो कि न्यू ब्लॉक है। इससे इंडिया ये फायदा ले रहा है क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड हुआ, तो अब्राहम एकॉर्ड से अब इंडिया फायदा लेना चाह रहा है। इंडिया क्या फायदा उठा रहा है कि अब तो इंडिया इजराइल के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेगा, तो बहुत अच्छा रिलेशन भी रखेगा। तो कोई भी गल्फ कंट्री अब इंडिया से निराश नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया गल्फ कंट्रीज को निराश नहीं कर सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा इंडियन डायस्पोरा रहते हैं, इंडियन लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे वहां पे 9 to 10 मिलियन इंडियंस रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। वहां से 2017 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग $38 बिलियन हमारे पास रेमिटेंसेज आया था। और इंडिया जो है रेमिटेंसेज में नंबर 1 पे है। तो अगर हम गल्फ कंट्रीज के अगेंस्ट ओपनली चले जाएंगे तो हमारे डायस्पोरा को नुकसान पहुंचेगा, वहां पे उनको उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखा जाएगा, तो रेमिटेंसेज में भी कमी आएगा। फिर हो सकता है रेमिटेंसेज जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड होता है, तो हमारा BOP भी खराब हो सकता है। तो ये सब के कारण इंडिया गल्फ कंट्री को डायरेक्ट निराश नहीं कर सकता। तो जब अब्राहम एकॉर्ड हो गया तो इसे इंडिया को एक मौका मिल गया तो अपना एंगेजमेंट जो है वो इजराइल के साथ और स्ट्रॉन्ग करे, बिना UAE और अरब कंट्री जो है सारे अरब कंट्री को निराश किए। उनको मतलब कि उनके साथ भी रिलेशन वैसा रहेगा
और इजराइल के साथ और स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। तो इजराइल का अगर रिलेशन अच्छा होगा तो हमें क्या फायदा होगा, हमारा डिफेंस, उनका डिफेंस बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज हैं, डिफेंस में है, एग्रीकल्चर में है, बायोटेक में है, तो ये सब से हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो ये सारा कुछ इंडिया अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। और दूसरा क्या है, इंडिया एक एक वर्ल्ड लेवल का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो रहा है, तो इंडिया का लेजिटिमेसी भी यहाँ पे बढ़ रहा है। I-22 क्या होगा, इंडिया का प्रोजेक्ट जो है यूएई और सऊदी अरबिया के साथ कनेक्टिविटी कॉरिडोर का, जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ, अरेबियन पेनिसुला, इसराइल और जॉर्डन के साथ जोड़ने वाला जो है, ये सबको यूरो और उसके थ्रू वो यूरोपियन यूनियन में जाने का जो प्रयास किया जाएगा, ये में हेल्प मिलेगा। इस कॉरिडोर से क्या होगा, इंडिया के कंटेनर जो है उसका बहुत पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, ये सारा कुछ इंडिया को फायदा होगा इस रिलेशन से। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम अभी आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो इधर जाने के लिए यहाँ से वो इजिली ऐसे जा सकता है या इधर से जा सकता है, यहाँ पे ये ऐसे या आराम से इजिली यहाँ से मेडिटेरियन होते हुए यूरोपियन कंट्रीज में जा सकता है या इधर से जा सकता है। तो इसको बहुत इंडिया को फायदा होगा इससे। तो ये सारा कुछ इंडिया यहाँ पे देख रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने जो क्वाड हैं, क्वाड का मतलब जो दोनों क्वाड है, वेस्ट क्वाड और मेन क्वाड, ये दोनों कंट्रीज का मिलिट्री अगर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हम देखें तो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो यूएस का यहाँ है, ये चाइना का है। ये मेनली एक्चुअली में बोला है कि चाइना के काउंटर करने के लिए खोला गया है। तो ये है जापान का, इंडिया, यहाँ पे आपका यूएई है, ये आपका इजराइल है और ये ऑस्ट्रेलिया। इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर देख सकते हो कितना ज्यादा है। अगर ये सारा जैसे यूएस, इजराइल, यूएई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अगर ये सबको देख लो तो इसके सामने फिर ये कुछ नहीं है, पहले इसके सामने कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये इजिली चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे फायदा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, I-2U2 का इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली बात, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है I-2U2। तो सबसे पहले तो इंडिया का क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट एशिया पॉलिसीज, इंडिया का बेस्ट एशिया पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंजेज आएगा इससे। जैसे हम अभी देखते हैं, हम लोग का अभी क्या पॉलिसी है, लुक बेस्ट पॉलिसी, इसमें बहुत सारा चेंजेस भी आ सकता है। इंडिया को वहाँ पे और लेजिटिमेसी बढ़ेगा, इंडिया इजराइल के साथ इजिली रिलेशन रख सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई इश्यूज का। फिर क्या होगा, इससे इंडिया को और मार्केट मिलेगा और इंडियन मार्केट में बहुत पैसा आएगा। तो ये सारा कुछ फायदा होगा। फिर हम हमारा क्या होगा, हमारा जियो पोलिटिकल परजेंस जो है वो और बढ़ेगा। यानी कि अब हम डायरेक्ट, मेरा हमारा एंट्री कहाँ है, वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में हम डायरेक्टली हमारा परजेंस नजर आएगा। तो इससे और हमारा लेजिटिमेसी बढ़ेगा, हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, लोगों पे हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा और हमारा मार्केट भी फैलेगा। तो ये सब हमारे लिए फायदा है। उसके अलावा हमारे जो इंडियन डायस्पोरा हैं उनको हेल्प मिलेगा, रेमिटेंसेज जो है वो हमारा उसमें वो फ्लो जो है वो बना रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ इसके फायदे हैं। अब इसका चैलेंजेस क्या है, I-2U2 का चैलेंज क्या है। तो I-2U2 को देखा गया 3 मेजर चैलेंजेस है I-2U2 में। वो 3 मेजर चैलेंज कौन है, एक तो पहला इजराइल, इजराइल खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है I-2U2 के लिए। कैसे, इजराइल खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज कैसे है I-2U2 के लिए। तो देखो, इजराइल और पैलेस्टीन का रिलेशन अभी भी हमेशा आप देखते हो वहां पे अटैक ये सब होते रहता है। तो अब पैलेस्टीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान। पैलेस्टीन को ईरान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ इशू है, ओके। अब अगर ईरान पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे यूएई है, यूएई और सऊदी अरेबिया समझ लो कि जुड़वा भाई हैं। अब यूएई इजराइल के साथ इनका एकॉर्ड हो गया, इन लोग दोनों का डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया। अब ये लोग क्या हैं, ये लोग शियाज हैं, सॉरी ये लोग सुन्नी हैं, सुन्नी मुस्लिम है। ईरान क्या है, शिया मुस्लिम है। फिलिस्तीन में ज्यादा सुन्नी है, सुन्नी डोमिनेटेड है, ठीक है। लेकिन इसको ईरान हेल्प कर रहा है, वहां हो गया या आपका लेबनान में हो गया, लेबनान में जैसे हिजबुल्ला है, तो ये सबको ये फायदा दे रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जब ये हो रहा है तो ये अपने आप, और इनके साथ और कौन मिल मिल रहा है, साथ में आ रहा है, तुर्की। तुर्की क्या है, सुन्नी है, तुर्क है, कुर्द भी है,
ये सब है, यहाँ पे मेनली ये तुर्क डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये दोनों मिल गए, यहाँ पे सऊदी अरबिया खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लीडर का झंडा लेकर चलता है। तुर्की है जो अलग इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर बनने के लिए झंडा लेकर चलने का तैयार है। ईरान खुद को अलग अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तुर्की अपने आप को क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है कि हम ओटोमन अंपायर के इतिहास है, हिस्ट्री है हमारा ओटोमन अंपायर, मतलब कि हम मुस्लिम के रियल रूलर जो है वो हम हैं। तो ये सारा कुछ है। तो अगर सपोज करो ईरान यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तुर्की भी सपोर्ट कर देगा, तो लोगों वो बाकी मुस्लिम देश में क्या दिखाएगा कि हम मुस्लिम के सच्चे सपोर्टर हैं। इजराइल जो है वो मुस्लिम्स पे अटैक कर रहा है, फलस्तीन में मुस्लिम्स को मार रहा है, और यूएई और सऊदी अरबिया उनको सपोर्ट कर रहा है। मे भी ऐसे कर सकता है, चेंज पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। तो हो सकता है उस केस में ये लोग अब्राहम अकॉर्ड से बाहर हो जाए, यूएई अब्राहम अकॉर्ड को तोड़ दे। तो जब यूएई अब्राहम अकॉर्ड को तोड़ देगा तो क्या होगा, उसके बाद ऑब्वियस बात उसका इजराइल के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। जब इजराइल के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा तो I2U2 का भी कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। तो यानी कि इजराइल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है I2U2 के लिए। ओके, क्लियर। अब अगला देखते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अरब वर्ल्ड। ये कैसे चैलेंज है? अभी आप देखें कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अलावा आप देखे हो यमन में हौथी विद्रोह, यहाँ पे सऊदी अरबिया वहां पे अटैक कर रहा है। अभी आप देख रहे थे सऊदी अरबिया के ऑयल पे अटैक हुआ था, ईरान का इशू आप देख रहे हो, तरीका सारा कुछ। तो ये भी एक तो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए चैलेंजेस है। अगला क्या है, चाइना का एक्सपेंशन। चाइना बहुत तेजी से वेस्ट एशिया में एक्सपेंड कर रहा है। इवन कि चाइना इजराइल का पोर्ट, हाइफा पोर्ट, जो कि एक लौता इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट है, इसको वो डेवलप कर रहा है। और वो यहाँ पे $1.5 बिलियन के अराउंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टोटल ऑफ $2 बिलियन इजराइल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो बहुत तेजी से अपना वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज हो गया, और आपका अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे वो अपना एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है I2U2 के लिए। ये बहुत सारे कंट्री में भी I2U2 के बदले वहां चाइना में चले जा सकते हैं। तो ये सारा इसका चैलेंजेस यहाँ पे I2U2 के लिए बना हुआ है। आई होप सब क्लियर हुआ होगा कि क्या चैलेंजेज है, इजराइल कैसे चैलेंज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अरब वर्ल्ड कैसे है, और चाइना कैसे है। तो अब अभी वे फॉरवर्ड में इसका सॉल्यूशन, अभी अगर हम लोग देखेंगे अभी वे फॉरवर्ड क्या है, तो अभी जो अपॉर्चुनिटी मिला है हमें, इसका फायदा उठाओ। भविष्य में क्या होगा वो अभी कौन जानता है। अभी प्रेजेंट में जो हमारा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ सबको आपस में मिलकर काम करने का, इसका भरपूर फायदा उठाओ, जितना फायदा हो सके उठाओ। और फिर और जो दूसरे जो पार्टनर्स हैं वेस्ट एशिया में, उनको रीएश्योर करो कि हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए हैं, किसी को काउंटर करने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट करेंगे। आप भी आओ, आपके पास भी हम पैसा लगाएंगे, हम लोग सब डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे कोई किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को काउंटर करने के लिए नहीं आया। फिर क्या है, अपना जो चारों कंट्री हैं ये आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन रखें। ये म्यूचुअल कोऑपरेशन कैसे होगा, कंटिन्यू हेड ऑफ द स्टेट हैं वो मिलते रहे हैं, सबसे बात करते रहे, ये सारा कुछ अगर करते रहेंगे तो अगर कंटिन्यू हेड ऑफ द स्टेट मिलेंगे तो उनके साथ उनका क्या हो जाएगा, पर्सनल बॉन्डिंग भी हो जाएगा। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे एक और इजराइल का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पिछले 2 साल में वहां पे 4 से 5 बार इलेक्शन हो चुका है। पिछले 6 महीने में 2 से 3 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। ये सब भी बहुत बड़ा इशू है इजराइल के लिए। तो चैलेंजेस में ये सब भी आ रहा है। वहां पे क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो ये सारा भी इशूज हम लोग देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। तो ये सारा चैलेंजेस जो है, तो अगर सब म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, चारों नेशन जो है आपस में मिलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट अगर रेगुलरली मिलेंगे तो उनके साथ पर्सनल बॉन्डिंग आपस में हो जाएगा। तो पर्सनल बॉन्डिंग भी आपस में देशों के पॉलिसीज को स्ट्रक्चर करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी इनका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये इनका वे फॉरवर्ड मेजर इनका है। अब जो I2U2 का इस बार जो हुआ है, इसमें क्या क्या हाईलाइट्स क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया लीडर के द्वारा। तो इस समिट में तो सबसे पहला क्या लिया गया, फूड सिक्योरिटी पे। यूएई जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और को होस्ट करेगा। होम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी का, और वो होस्ट करेगा COP28 का 2023 में। ये $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, क्या किस चीज के लिए, फूड पार्क्स बनाने के लिए। इंडिया जो है वो यहाँ पे लैंड सारा कुछ देगा, इंडिया प्रोवाइड करवाएगा। और यूएस की कंपनी और इजराइल की कंपनी और टेक्नोलॉजी ये सब वो लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, पैसा यूएई प्रोवाइड करेगा।
ये सारा कुछ यहाँ पे होगा। इसमें क्या होगा, कंजर्व फ्रेश वाटर, एम्प्लॉयर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फूड वेस्टेज, स्पॉइलेज, ये सब क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ यहाँ पे यूज किया जाएगा। और क्या है यहाँ पे, क्लीन एनर्जी। I2E2 ग्रुप जो है एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, हाइब्रिड रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे, इंडिया के गुजरात में, 300 मेगावाट का, ठीक है ना। इसमें कौन, इसको फंड कौन करेगा, यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इसको फंड करेगा। 330 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, इसको ये फंडिंग होगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और क्या है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, एम फॉर क्लाइमेट, इसमें इंडिया जो है वो ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली। इंडिया जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ये यूएस, यूएई और इजराइल के का लेड क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये क्लाइमेट जो चेंजेज हो रहा है सब के लिए, तो इसमें इंडिया भी ज्वाइन कर लिया है। तो मीन्स चारों कंट्री जो है आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बहुत ये सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहला समिट था। अब धीरे धीरे और ये समिट आगे बढ़ेगा अगले साल, इसका क्या प्रोग्रेस है। अभी ये नया नया इनिशिएटिव क्रिएट हुआ है, तो ऑल ऑफ ए सडन इसका आउटकम हम पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 1 या 2 साल जब ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा उसके बाद पता चलेगा कि ये कितना फ्रूटफुल है, कितना फायदेमंद है सारे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो ठीक, आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, I2E2 क्या है, इसका क्या एस्पेक्ट है, सारा कुछ। तो आज यहीं पे हम एंड करते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जल्दी ही हम 2 सब्जेक्ट का और सीरीज लाने वाले हैं। एक आपका रहेगा कौन सा, हम बहुत जल्द 2 सीरीज, एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक सीरीज यहाँ पे लाएंगे, जिसमें हम सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका यूएन, यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, और भी यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, ये सारा जितने जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबका हम वीडियो लाएंगे और इसमें ये दिखाएंगे कि इसका इंडिया के पर्सपेक्टिव में कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सारा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया को सेंटर में रख के हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग के लिए वही जरूरी है। इसके बाद हम लोग दूसरा, इसमें इसका जो पार्ट 2 रहेगा वो हम लोग का क्या रहेगा, इंडिया और सारे देश का रिलेशन, जैसे इंडो यूएस रिलेशन, जापान इंडिया, जापान इंडिया रसिया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका, मीन्स इंडिया का बाइलेटरल रिलेशन जो है और मल्टीलेटरल रिलेशन जो सारे कंट्री ये सब के साथ ग्रुपिंग के साथ है, ये सारा का एक हम सीरीज लेकर बहुत जल्द आएंगे। और एक जो दूसरा जो हम सीरीज लेकर आने वाले हैं वो इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये 3 चीज का हम बहुत जल्द एक सीरीज लाएंगे। तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप लोग के लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।